क्या शिवसेना यूपीए में शामिल होगी, ये एक सवाल है। और ये सवाल इसलिए है कि संजय राउत लगातार कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। वो संसद के बाहर जो कांग्रेसी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे राहुल गांधी के पहुंचने पर, कहते हैं आप आए बाहर आई, और वो अब 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी के मुकाबले के लिए वो यूपीए को बेहतर समझते हैं। और उन्होंने बयान दिया कि देश में विपक्ष का एक ही मोर्चा होना चाहिए तथा कांग्रेस के बिना कोई विपक्षी गठबंधन नहीं बन सकता। मतलब वो ये बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, और वो असल में उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में 3 दलों की सरकार वहां चल रही है, उसमें कांग्रेस का उन्होंने सहयोग लिया हुआ है। अब वो शरद पवार जी के जो विचार हैं उनको दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि शरद पवार जी अभी मौन है, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी पिछले दिनों महाराष्ट्र की यात्रा पर गई थी और शरद पवार जी से मिली थी, और उस समय उद्धव ठाकरे जी से नहीं मिली थी, उसी समय कयास लगाई जा रही थी। और बाकायदा ममता बनर्जी ने तो क्लियर कहा यूपीए है कहां, यूपीए तो पहले ही खत्म हो चुका है, यूपीए का कोई अस्तित्व नहीं बचा है, और इसीलिए उसने समझ लिया है कि अपनी लाइन अलग चुननी है। तो ममता बनर्जी शरद पवार जी से मिलती हैं, और तभी कयास लगाई जा रही थी कि जो तीसरे मोर्चे की बात की जाती है हमेशा हर चुनाव में, जब भाजपा का मुकाबला करने की बात आती है, एक थर्ड फ्रंट बनाने की बात होती है, तो ये होता है कि मैं बड़ा फेस बनूंगा। और पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद ममता बनर्जी के लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई बीजेपी को हरा पाया है तो वो मैं हूं, और बाकी किसी में दम नहीं है। इस तरह से प्रोजेक्ट भी किया, तो वो किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है, कम से कम कांग्रेस को तो कतई नहीं। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जीतने में सहयोग किया, इनडायरेक्टली अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए और अपना अस्तित्व खत्म कर लिया। लेकिन कांग्रेस ने यह सोचा था कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव आएगा तो ये टीएमसी ममता बनर्जी उनको मदद करेगी, यानी यूपीए में सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, कौन प्रधानमंत्री का पद का दावेदार होगा वो दूर की बात है। लेकिन इन्होंने सोचा कि ममता बनर्जी की सपोर्ट हमें मिलेगी और हम याद दिलाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा कि ममता बनर्जी जब जीती उसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली आई, और उसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसको लेकर कांग्रेस सदमे में है। आपको बताएं, मेघालय के 12 एमएलए वो तोड़ दिए टीएमसी ने, और वो टीएमसी में शामिल हो गए। उसके बाद बड़ी लीडर जो महिला मोर्चे की मानी जाती थी, सुष्मिता देव, उसी तरह अशोक तंवर, कीर्ति आजाद, ये कुछ बड़े चेहरे थे कांग्रेस के जो टीएमसी में शामिल हुए। और ये उस समय आवाज भी उठ रही थी अंदर अंदर, जो है अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे थे कि ममता बनर्जी कांग्रेस को कमजोर कर रही है। लेकिन जो पार्टी आला कमान यानी गांधी खानदान है, उनको शायद इससे कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। उनको लगता है कि टीएमसी मजबूत हो रही है, ये बीजेपी को बचा रही है, लेकिन कांग्रेस अपना अस्तित्व खोती जा रही है। अब ऐसे में जब कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगी है, और आपको बताएं जो प्रशांत किशोर हैं, जो राजनीतिक माने जाते हैं, रणनीतिकार माने जाते हैं चुनाव के, उन्होंने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस का दैवीय अधिकार नहीं है। पिछले 10 साल में 90% चुनाव कांग्रेस हारी है। यानी उन्होंने भी एक पीके ने, जो राहुल गांधी के सही सलाहकार रहे, जो टीएमसी में ममता बनर्जी के भी सलाहकार रहे, उन्होंने भी जो बात कही है, बात तो सही है कि कांग्रेस का कोई अधिकार थोड़ी है कि यूपीए का चेयरपर्सन उन्हीं का रहेगा। यूपीए में तो कई गठबंधन है, किसी भी गठबंधन का व्यक्ति यूपीए का चेयरपर्सन रह सकता है, लेकिन सोनिया गांधी ही चेयरपर्सन रहेगी, ये तो अब कांग्रेस के अंदर से आवाज उठ रही है। कांग्रेस भी स्वीकार नहीं कर रही है। कांग्रेस के अंदर जो सीनियर लीडर हैं, G23 के नेता माने जाते हैं, वो खुद नाराज हैं कांग्रेस के इस काम से, क्योंकि उसमें जो सोनिया गांधी हैं और राहुल गांधी हैं, इनके चलते कांग्रेस का जहाज लगातार नीचे डूबता जा रहा है। जितने चुनाव हुए, जैसा प्रशांत किशोर ने कहा कि 90% चुनाव तो हार गए, 10% कहीं छुटपुट में जीत गए, वो भी भाजपा की जहां गुटबाजी रही, कहीं ढिलाई रही, उसके कारण से हार गए। बाकी चुनाव तो हालत कांग्रेस की तो यही है। तो दूसरे दल अपना अस्तित्व तलाशने के लिए हमेशा मेहनत करते हैं। वहीं राहुल गांधी की अगर बयान देखेंगे तो कोई ना कोई रैली में वो ऐसी बात जरूर कर देते हैं जो हंसी का पात्र बन जाता है। अब इसलिए
ये यूपीए जहां माना जा रहा है, जहां ममता बनर्जी का बयान है कि यूपीए तो कहीं है ही नहीं, यूपीए तो खत्म हो गया है, उसमें कोई ताकत बची नहीं है, और इसलिए नए सिरे से एक गठबंधन बनाने की कवायद देश की विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, जिसकी पहल ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र यात्रा, उसके बाद गोवा में जाकर कर दी। तो हमने देखा गोवा की रैली उन्होंने जो की है, वहां हमने देखा कि किस तरह से मुस्लिम वर्ग ममता बनर्जी की रैली में आया। यानी पश्चिम बंगाल से एक ये तय सा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ममता बनर्जी की टीएमसी को ज्यादा मजबूत देश के मुस्लिम मान रहे हैं। वहीं कांग्रेस का परंपरागत वोट ये रहा दलित और मुस्लिम, वो अब कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। तो कांग्रेस सोचती है कि ये मुस्लिम वोटों को कैसे वापस लाया जाए। तो हम देख रहे थे कि राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर उल्टा सीधा बयान दिया। मैं हिंदू हूं पर हिंदुत्ववादी नहीं हूं, क्योंकि हिंदुत्ववादी पीठ पर वार करते हैं। वो जो एक्शन करके दिखाया उस पर हम बेशक हंसे हैं, लेकिन जो राहुल गांधी को मैसेज देना था वो अपना मैसेज दे दिया उन्होंने। वो ये कहना चाह रहे थे कि मैं बड़ी से बड़ी गाली हिंदुत्व को और हिंदुओं को दे सकता हूं, मुस्लिम मुझे वोट दें तो मैं ये हिंदुत्ववादी ताकतों को रोकने में काम करूंगा। अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो देश का मुसलमान है वो भी इस बात को समझ रहा है कि कांग्रेस वो है जिसने आजादी के बाद से 70 साल देश पे शासन किया। तो क्या कांग्रेस की वोट मिलती रही तो क्या कांग्रेस ने मुस्लिमों का उत्थान किया? इस देश की अगर मुसलमानों की स्थिति देखेंगे, जो आज देश में 30% मुस्लिम हैं, अगर शिक्षा का स्तर देखेंगे तो मुसलमानों में सबसे डाउन है, अगर स्वास्थ्य का स्तर देखेंगे तो भी मुस्लिमों में सबसे कम है, अगर आर्थिक उन्नति देखेंगे, आर्थिक स्थिति मुसलमानों की सबसे ज्यादा खराब है। तो क्यों मकान नहीं मिले उन्हें? पहली बार मोदी सरकार आई है, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। पिछले 7 साल से जिन लोगों को भी मकान सरकार ने दिए हैं उसमें मुसलमान भी हैं, रोजगार दिए तो उसमें मुसलमान भी हैं। तो इस देश का मुसलमान अब ये सोच रहा है कि जिस कांग्रेस को हम परंपरागत अपना ये मान रहे थे कि ये हमारी पार्टी है, हमारे लिए कुछ करेगी, 70 साल जिसको वोट दिया उसने वोट लिया लेकिन कुछ किया नहीं, और इसलिए उनको लगता है टीएमसी बेटर है। जो लोग मुसलमान हैं और वो कट्टरवादी सोच के हैं, जो बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते, तो उनको लगता है कि इससे तो टीएमसी ठीक है। लेकिन टीएमसी का आधार केवल पश्चिम बंगाल में है। अगर टीएमसी अपने कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में उतार के देख ले, जैसा ममता बनर्जी कह रही है कि हम जाएंगे, गोवा में घूम रही हो, आप राष्ट्रीय पार्टी नहीं हो। ममता बनर्जी केवल पश्चिम बंगाल में जीतने के बाद अगर ये सोच रही है कि वो एक नेशनल लीडर बन जाएगी, तो ऐसा होना नहीं है। मुसलमानों की पसंद हो सकती है, लेकिन मुस्लिम बहुल राज्य कहीं अगर है तो उनमें जाए, केरल में जाए चुनाव लड़ने के लिए, तो शायद टीएमसी को कुछ वोट मिल जाए, कुछ सीट मिल जाए। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल एरिया में जाएंगी, कोई आधार नहीं है, क्योंकि वहां समाजवादी के साथ हैं या कुछ बसपा के साथ हैं, और अब तो बीजेपी के भी साथ हैं। तो इसलिए माना जा रहा है कि ये जो गठबंधन है, जो अपने सामना में शिवसेना ने बाकायदा एक लेख लिखते हुए यूपीए की तारीफ की है, सोनिया गांधी राहुल गांधी की तारीफ की है, वो अपना उन्होंने जता दिया है क्योंकि उनकी मजबूरी है और उनको कांग्रेस की तारीफ करनी ही है। संजय राउत को तो ये गाना गाना ही पड़ेगा, आप आए बाहर आए, क्योंकि उनको तो लगता है राहुल गांधी उनके साथ खड़े हो गए, जब तक खड़े हैं तब तक उनकी जिंदगी में बाहर है, क्योंकि जब तक महाराष्ट्र की सरकार है। राहुल गांधी अगर जिंदगी से चले जाते हैं शिवसेना की, तो महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी, और अब जो बाहर चल रही है उनके जीवन में वो खत्म हो जाने वाली है, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार आएगी। तो संजय राउत जी जो सामना में लिखते हैं या जो गाना गाते हैं, जो विचार रखते हैं कि यूपीए के बिना विपक्ष कोई टक्कर नहीं ले सकता, इस तरह की बातें, वो एक अलग विचारधारा है जो मुट्ठी भर लोगों की इस देश में है, जिससे कांग्रेस के सीनियर लीडर जो G23 के हैं वो भी इत्तेफाक नहीं रखते। कांग्रेस का सीनियर लीडर, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, आनंद शर्मा हो, वो गुलाम नबी आजाद हो, उनका मानना यह है कि यूपीए का चेयरपर्सन अब कोई और होना चाहिए सोनिया गांधी से हटकर। लेकिन उस मुद्दे को दरकिनार कर दिया गया, और दरकिनार उन नेताओं को भी कर दिया गया
क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी की अध्यक्षता पर सवाल उठाया। तो ऐसे में आप देखें कि लोकसभा का चुनाव अभी 2024 में होना है, लेकिन जिस तरह से ये गुटबाजी गठबंधन हम देख रहे हैं, निश्चित रूप से आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि ये आपस में ही एक नहीं होने के हैं। रही बात शिवसेना की, घोषणा करें, लेख लिखना अलग बात है, इशारों में बात करना अलग बात है। वो घोषणा करें, संजय राउत घोषणा करें और ये कहें कि देश में मोदी के सामने अगर कोई लड़ने की ताकत रखता है तो वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। फिर पता लगेगा संजय राउत जी को कि महाराष्ट्र की सरकार आप कैसे चलाते हो। आप कांग्रेस का समर्थन ले रहे हो, लेकिन वहां शरद पवार जी भी हैं जो लोकसभा के चुनाव में अपने आप को बड़ा लीडर बनाकर प्रोजेक्ट करने का सपना देख रहे हैं। हालांकि अभी वो सपना है, क्योंकि ममता बनर्जी जहां होती है वहां आसानी से कोई एक लीडर ममता बनर्जी के बिना बन जाए, इसकी उम्मीद कम है। यूपीए के अलावा जो ये लड़ना चाहते हैं, दूसरा कोई गठबंधन थर्ड मोर्चा बनाना चाहते हैं, उसमें कई नेता अभी ऐसे हैं जिनकी महत्वाकांक्षा है कि वो राष्ट्रीय लीडर बनकर 2024 के लोकसभा के चुनाव में प्रोजेक्ट अपने आप को करें। तो शरद पवार चाहते हैं कि वो चेहरा मैं हूं, ममता बनर्जी कहती है नहीं नहीं, ये ताकत तो मेरे अंदर है। और अभी साउथ से भी कई नेता निकलने वाले हैं। इसी तरह आप देखेंगे आम आदमी पार्टी भी, जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बनाकर और हर राज्य में जो जोर आजमाइश कर रहे हैं, उनका भी सपना यही है कि 2024 में अरविंद केजरीवाल अपने आप को मोदी जी के सामने प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेगा कि जो ये प्रधानमंत्री को हराने के लिए एक ऑप्शन ये भी है। तो बड़ा मजेदार होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, जब हम देखेंगे कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी और एक तरफ कांग्रेस का यूपीए होगा, और उसके अलावा एक थर्ड फ्रंट और होगा जिसमें ममता बनर्जी होंगी, जिसमें शरद पवार होंगे, जिसमें केजरीवाल होंगे और साउथ की कई और पार्टियां होंगी। निश्चित रूप से अखाड़े में कई पहलवान वर्सेस एक मोदी जी होने वाला है, और इसका लाभ सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये बात अभी से कही जा सकती है इनकी नूरा कुश्ती देखने के बाद कि 2024 में एक बार फिर से मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वंदे मातरम।